ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सबसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस आ स्टार की तस्वीर। ब्लैक होल खुद कोई लाइट एमिट नहीं करते, इसीलिए जो हम देख रहे हैं वो उसके आसपास घूमता खौलता हुआ प्लाज्मा है। ये ब्लैक होल्स की ली गई अभी तक की दूसरी तस्वीर है। सैजिटेरियस आ स्टार की तस्वीर भी इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन द्वारा बनाई गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले हमें गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर दी थी। इन्हें तस्वीर तो पहले सैजिटेरियस ए की ही लेनी थी, क्योंकि ये हमारी गैलेक्सी में है। ये M87 स्टार से 2000 गुना पास भी है, पर दूसरी तरफ ये उससे 1000 गुना छोटा भी है। इसीलिए पृथ्वी से देखने पर ये उससे थोड़ा बड़ा ही दिखता है। इसके अलावा सैजिटेरियस ए की तस्वीर लेने में कई और भी चैलेंजेस थे। पहला, हमारे और हमारी गैलेक्सी के सेंटर के बीच में कई सारी गैसेस और डस्ट मौजूद हैं, तो विजिबल लाइट में तो वो हमें दिखेगा भी नहीं। यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी से मिली इस वीडियो में अगर हम अपनी गैलेक्सी के कोर को जूम करें और जूम करते ही जाएं, तो एक पॉइंट पर हमें इंफ्रारेड लाइट पर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट कई ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर हमें उनके पीछे की चीजों को दिखा सकती है। इसमें हम सैजिटेरियस ए को देख सकते हैं। पिछले 3 दशक में हम मिल्की वे के अंदरूनी हिस्से को देखने में सक्षम हो गए हैं और हमें वहां कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। वहां कई स्टार्स हैं जो हर पॉसिबल एसेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो भी बहुत तेज रफ्तार से। इनमें से एक स्टार तो 24,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ये लाइट की स्पीड का 8% है। ये सभी स्टार्स बहुत मैसिव और कॉम्पैक्ट चीज के चक्कर लगा रहे हैं, और ये कोई सितारे की तरह चमक नहीं रही है। अगर आप ठीक यहां पर गौर करें तो आप इसे टिमटिमाते देख सकते हैं, और हमारे मुताबिक यही एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसके आसपास स्टार्स के मोशन से हम इसके मास का पता लगा सकते हैं, जो वैसे तो हमारे सन से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, पर सिर्फ एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। लाइट को मिलाकर कुछ भी जो इस पॉइंट के शावर्स चिल्ड रेडियस को पार करती है, वो ब्लैक होल से कभी बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए इसे देखने के लिए लाइट को इस लिमिट के बाहर आसपास के ऑब्जेक्ट से आना होगा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम हॉट प्लाज्मा होता है। इतने बड़े होते हुए भी सागी बहुत शांत है, ज्यादा मास नहीं खाता। वहीं M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल काफी एक्टिव है। ये एक्रीशन डिस्क से मैटर एनगल्फ करता है, और क्योंकि सागी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट्स को इसे रिवॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए अर्थ से खींची इसकी इमेजेस में भी बदलाव देर में देखते हैं। वहीं सागी ए की इमेजेस में हर मिनट में चेंजेस दिख जाते हैं। ये इमेजेस गोएज यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट के लुसियानो रोजोला और उनके कलीग्स द्वारा बनाए गए हैं। पर इन ब्लैक होल्स की इमेजेस बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत इनके साइज की है। रात के स्काई में ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं और पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। देखिए, एक आइडिया लेने के लिए कि कितने छोटे हैं, पूरे स्काई को लीजिए और इसे 180 डिग्री में डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी 3 डिग्री का स्पेस लेगी। फिर आप 1 डिग्री को 60 आर्क मिनट्स में डिवाइड कीजिए। 1 आर्क मिनट को 60 आर्क सेकेंड्स में, 1 आर्क सेकेंड को 100 पार्ट्स में, फिर एक और बार 100 पार्ट्स में, एक और बार, फिर एक और बार 100 पार्ट्स में। आसमान में इतना बड़ा दिखता है ब्लैक होल। ये बिल्कुल मून पर रखे एक डोनट की पिक्चर लेने के बराबर है। तो अब अर्थ में ऐसी कोई भी ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं है जो ऐसी इमेज ले सके। तो इस वीडियो में हम 2 बातें जानेंगे, उन्होंने फोटो कैसे ली और ये ब्लैक होल की इमेज में हम देख क्या रहे होते हैं। तो पहला सवाल है कि उन्होंने ये ब्लैक होल की पिक्चर ली कैसे। ये विजिबल लाइट से बनी हुई इमेजेस नहीं है, ये रेडियो वेव से बनी है, जिनकी वेवलेंथ 1.3 मिलीमीटर थी। तो सारा डेटा रेडियो टेलीस्कोप से लिया गया था। हाँ, इन्हीं जायंट दिखने वाली टीवी डिशेस जैसी चीज से। किसी भी ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेडियो वेव्स स्पेस में रेडिकली ट्रेवल करती हैं, पर क्या है ना कि हम इस ब्लैक होल से इतने ज्यादा दूर हैं कि इनकी वेव्स हम तक आते आते एकदम फ्लैट हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें प्लेन वेव्स कहते हैं। एक रेडियो टेलीस्कोप बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में स्पेस को स्कैन करता है। जब ये किसी रेडियो वेव सोर्स की तरफ पॉइंट किया जाता है तो ये एक सिग्नल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी रेडियो वेव्स एक साथ चलती हैं और एक साथ ही डिश को हिट करती हैं।
तो ये फेज में होती है, मतलब पीक्स के साथ अलाइन करते हैं और थ्रॉस के। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस शो करते हैं। जैसे ही टेलीस्कोप को थोड़ा घुमाया जाता है, कुछ वेव्स पहले ही टेलीस्कोप को हिट कर देती हैं और कुछ काफी देर में, और अब ये फेज से बाहर चली जाती हैं और सिग्नल की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। एक क्लियर इमेज बनाने के लिए ये फिनोमेना जितना सेंसिटिव होगा उतना बेहतर होगा। डायरेक्टली सोर्स की तरफ डिश को पॉइंट आउट करने पर सिग्नल सही से मिलेगा, और थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो सिग्नल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसा दो तरीके से किया जा सकता है, या तो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व किया जाए जिनमें थोड़ा सा भी डिश का मूवमेंट बड़ी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, इनमें डिस्ट्रक्टिव नेचर जल्दी मिलेगा। और दूसरा तरीका है डिश का डायमीटर बढ़ाना। ऐसा करने पर एक पर्टिकुलर एंगल पर डिश की ऑपोजिट साइड से मिली वेव्स के बीच पाथ लेंथ बढ़ जाएगा। एक टेलीस्कोप कितने एक्यूरेटली छोटे से छोटे रेडियो सोर्स को डिटेक्ट कर सकता है, इसे उसका एंगुलर रेजोल्यूशन कहते हैं। इसे ऐसे मानिए कि वो कितने छोटे एरिया की इमेज बारीकी से ले सकता है। ये वेवलेंथ के डायरेक्टली और डिश के डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ब्लैक होल की इमेज बनाने में दिक्कत यह है कि आप आसमान से बहुत छोटे हिस्से की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ रेडियो टेलीस्कोप को पॉइंट किए हुए हो। ऐसे में आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे ही टेलीस्कोप लेफ्ट से राइट मुड़ेगा, लेफ्ट राइट पर सिग्नल मिलने चाहिए, पर बीच में नहीं। और प्रॉब्लम यह है कि अर्थ पर किसी भी टेलीस्कोप का एंगुलर रेजोल्यूशन ऐसा नहीं है जो इतने माइन्यूट एरिया में आए चेंजेस को डिटेक्ट कर पाए। तो जब टेलीस्कोप लेफ्ट से राइट साइड जाएगा, तब भी वो लेफ्ट साइड से ही सिग्नल्स ले रहा होगा। रेजोल्यूशन इतना हाई है ही नहीं कि वो ये बता सके कि यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर है, ये कोई येलो बॉल नहीं है। तो बात रही छोटी वेवलेंथ वाली लाइट से इमेजेस बनाने की, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर या ब्लैक होल के आसपास के मैटर से खुद ही ब्लॉक हो जाएगी। तो रेजोल्यूशन बढ़ाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको टेलीस्कोप का डायमीटर बढ़ाना होगा। अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको मिलेगा कि आपको जो टेलीस्कोप चाहिए उसका साइज अर्थ के जितना बड़ा होना चाहिए, तो हम ब्लैक होल की रिंग देख सकते हैं, जो ऑफ कोर्स हम नहीं बना सकते, पर हम इससे मिलता जुलता जरूर कुछ कर सकते हैं। आपको एक सिंगल बड़ी डिस्क की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी टेलीस्कोप भी पूरी दुनिया में लगा सकते हैं जो अर्थ के डायमीटर जितने डिस्टेंस तक भी दूर हो सकती हैं। उसके बाद जब आप इन सिग्नल्स को प्रॉपरली कंबाइन करते हैं तो आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनना चाहिए। अर्थ साइज वाले टेलीस्कोप जितना एंगुलर रेजोल्यूशन बनना चाहिए। इस टेक्निक को वेरी लॉन्ग बेस लाइन इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। तो इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप कोई एक टेलीस्कोप नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैले डजन्स ऑफ टेलीस्कोप का कलेक्शन है। इन सभी टेलीस्कोप ने एक साथ सैजिटेरियस स्टार की तस्वीर ली थी। एक सिंगल टेलीस्कोप की तरह ये किसी सिंगल पॉइंट पर तो सिग्नल को रियल टाइम में पॉइंट नहीं कर सकते, इसीलिए सारे टेलीस्कोप्स सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं। फेम्टोसेकेंड्स टाइम स्टैम्प के हिसाब से डेटा अरेंज किया जाता था, पैराबाइट्स में डेटा मिलता है, और अब उन्हें एक साथ लाने की जरूरत होती है, जिसका सबसे आसान तरीका है खुद चलकर उन्हें सेंट्रल ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचाना। ये देखिए हमें क्या मिला है, ये दुनिया भर के टेलीस्कोप से कलेक्टेड डेटा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स के साथ। पर इनमें से किसी भी टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन उतना नहीं है कि वो ब्लैक होल की रिंग को देख सके। तो अब सवाल ये है कि भला कैसे उस डेटा को एक साथ कंबाइन करके उससे इमेज बनाई गई। अभी दो फिनोमेनास, पहला दोनों डिशेस के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस और दूसरा एक वेव फ्रंट के द्वारा अलग अलग डिशेस को रीच करने का टाइम डिफरेंस, इन दोनों से हमें और इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए दो टेलीस्कोप से मिले सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं। मान लीजिए एक ही वेव दोनों डिशेस को एक साथ हिट करती है, तो ये सेम फेज में होंगी। इस केस में वेव का सोर्स दोनों डिशेस के बीच में मिलेगा। दोनों रेडियो वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा डिशेस तक पहुंचने के लिए। बस एक प्रॉब्लम है दो टेलीस्कोप का यूज करने पर, सिर्फ एक लाइन पर ही सोर्स हो सकता है जिसका हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होगा, और सोर्स उस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। इससे भी बदतर यह हो सकता है कि स्टार दोनों डिशेस में से किसी एक डिश के एक वेवलेंथ पास हो। ऐसे भी वेव्स एकदम परफेक्टली फेज में ही आएंगे।
हाँ, दूरी कुछ भी हो सकती है, 1, 2 या 3, कुछ भी। तो दो टेलीस्कोप से जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है उसे हम डार्क और लाइट फ्रिंग्स कहते हैं। जो टेलीस्कोप्स पास होते हैं उनसे वाइड फ्रिंजेस बनते हैं और जो दूर होते हैं उनसे नैरो फ्रिंजेस बनते हैं। एक इमेज बनाने के लिए आपको हर पॉसिबल ओरिएंटेशन और डिस्टेंस पर टेलीस्कोप लगाने पड़ते हैं। हर पेयर एक डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाता है। इन सारे इंटरफेरेंस पैटर्न्स को मिलाकर हमें ब्लैक होल की वो इमेज मिलेगी जिससे ये पैटर्न बने हैं। चलिए, हमें ये इमेज तो मिल गई, पर क्या इससे हमें ब्लैक होल के बारे में क्या पता चलता है? जब ब्लैक होल की पहली इमेज आई थी तब मैंने इसे ऐसे समझाया था। तो ये मेरे हाथ में है एक छोटा सा ब्लैक होल। ये स्फीयर ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजन है। यहां आने के बाद कोई वापसी नहीं है। लाइट के लिए भी इवेंट हॉरिजन के रेडियस को शॉर्ट्स-चिल्ड रेडियस कहते हैं। तो अगर हम सिर्फ अकेले ब्लैक होल की इमेज लेना चाहते हैं तो हमें तो ऐसी इमेज कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये लाइट को भी शक कर लेता है जो इस पर पड़ती है। पर जिस ब्लैक होल की इमेज हमने ली है उसके आसपास मैटर है एक्रीशन डिस्क में। इस एक्रीशन डिस्क में डस्ट और गैसेस भरी हुई हैं। एक तूफान सा चलता है। इनका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस है और रफ्तार हजारों किलोमीटर पर सेकंड्स में है। लाइट की रफ्तार का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज। और इसी एक्रीशन डिस्क के मैटर को खाकर ब्लैक होल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा होता है। पर यह एक्रीशन डिस्क कभी भी पूरी इवेंट हॉरिजॉन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा क्यों है? इसलिए क्योंकि यहां एक स्टेबल इनर मोस्ट ऑर्बिट है जो नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल्स के लिए 3 शॉर्ट्स-चिल्ड रेडियस होता है। अब ऑफ कोर्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद स्टार एक स्पिनिंग ब्लैक होल्स है, पर चीजों को सिंपल रखने के लिए हमने एक नॉन स्पिनिंग ब्लैक होल का एग्जाम्पल लिया है। अगर आप स्पिनिंग ब्लैक होल्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। एनीवेज, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये ऑर्बिट है मैटर के लिए। अगर मैटर इसके अंदर जाएगा तो वो डायरेक्टली ब्लैक होल के सेंटर में पहुंच जाएगा और हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। पर एक चीज है जो ब्लैक होल को इससे भी नजदीक से ऑर्बिट कर सकती है, वो है लाइट। क्योंकि लाइट का कोई मास नहीं होता है, इसीलिए वो 1.5 शॉर्ट्स-चिल्ड रेडियस तक ब्लैक होल को ऑर्बिट कर सकती है। यहां मैं रिंग के जरिए आपको समझा रहा हूं, पर ये किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकती है। बेसिकली एक फोटॉन्स का स्फीयर होता है। तो अगर आप यहां पे खड़े होंगे, जो कभी भी नहीं हो सकता है, पर हो सकता तो आप अपना सर सामने दे सकते थे, क्योंकि फोटॉन्स ऑर्बिट करके वापस आपके सामने आ जाते। अब अगर ये ऑर्बिट स्टेबल नहीं होता, मतलब यहां जो फोटॉन्स हैं उन्हें या तो सिंगुलैरिटी में जाना होगा या फिर इन्फिनिटी पर, उन्हें इजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सब में मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इस इमेज में ब्लैक होल की शैडो दिख रही है वो रियलिटी में क्या है और ये कैसे बन रही है। क्या ये इवेंट हॉरिजॉन है या फोटोन स्फीयर या गैसेस और डस्ट से भरा इनर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट? चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम फाइबर को मोड़ देता है, जिससे आती हुई लाइट का रास्ता बदल जाता है और ये सीधे नहीं जाती है जैसा हम सोचते थे। सीधे आती है, पर स्पेस खुद मुड़ा हुआ है। तो समझ जाइए। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि मान लीजिए पैरेलल लाइट वेव्स ऑब्जर्वर से आकर इस सिस्टम को हिट कर रही हैं। हाँ, जो रेज इवेंट हॉरिजॉन पर जाएंगी उन्हें हम नहीं देख पाएंगे और हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। पर अगर एक लाइट रे इवेंट हॉरिजॉन के पास से भी गुजरती है तो वो भी बेंट हो जाएगी और आखिर में ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी। अगर एक लाइट फोटोन स्फीयर तक भी जा रही है तो भी ये बेंट होकर अंत में ब्लैक होल में धकेल दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ऐसी लाइट चाहिए जो ब्लैक होल में बेंट ना हो, तो उस लाइट को कम से कम 2.5 शॉर्ट्स-चिल्ड रेडियस पर ऑर्बिट करना पड़ेगा। अगर एक लाइट 2.5 शॉर्ट्स-चिल्ड रेडियस पर एंटर करती है तो वो फोटोन स्फीयर को करीब से चकमा देकर ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है। इससे अंत में जो शैडो हमें दिखेगी वो कुछ ऐसी होगी। देखा आपने?
ये इवेंट हॉरिजॉन से 2.6 टाइम्स बड़ी है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये शैडो है या क्या है ये? वेल, ठीक से देखें तो बीच में इवेंट हॉरिजॉन है, ये बिल्कुल यहां पर फिट हो जाएगा बीच में। और अगर आप गौर करें तो इवेंट हॉरिजॉन के ऊपर और नीचे गई हुई रेज ने भी इवेंट हॉरिजॉन क्रॉस किया है, बस वो उसके पीछे से किया है। तो जो हमें दिख रहा है वो ब्लैक होल की बैक साइड है, जो रिंग की शेप में ढल गई है इस शैडो में। तो अगर हम स्पेस में कहीं से ब्लैक होल को देखें तो हमें पीछे का पूरा स्फेयर एक सर्कल में ट्रांसफॉर्म होकर दिखेगा। इसे देखने की बात करना बेवकूफी है क्योंकि ये पूरा ब्लैक है, पर यहीं पूरा इवेंट हॉरिजॉन दिखेगा शैडो में। चीजें इससे भी और ज्यादा अजीब हो सकती हैं क्योंकि जो लाइट है वो पीछे जाएगी, वो वापस आगे आकर अब्जॉर्ब हो सकती है। तो ऐसे आपको एक और रिंग मिल जाएगी, ऐसी एक और बेसिकली अनंत रिंग्स मिलेंगी जैसे ही आप इस शैडो के और पास आते जाओगे। तो जो लाइट सबसे पहले दिखती है वो कौन सी है? ये वो लाइट है जो इवेंट हॉरिजॉन को जस्ट टच करके ब्लैक होल को एस्केप करके हमारे टेलीस्कोप तक आई है। और ये वो ब्लैक होल की शैडो बनाती है जो उससे 2.5 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। तो हमें एग्जैक्टली ये मिलेगा अगर हम एक्रीशन डिस्क के परपेंडिकुलर से तस्वीर लेते हैं तो। पर हमें तस्वीर परपेंडिकुलर से नहीं मिलती, एक्रीशन डिस्क किसी भी एंगल पर हो सकती है, ऐसे भी मिल सकती है। और क्या इस केस में भी हमें ब्लैक होल की शैडो दिखेगी? आपको लग सकता है कि शायद ना मिले, पर जिस तरह से ब्लैक होल स्पेस और अपने आसपास की लाइट को मोड़ता है, हमें एक्रीशन का पीछे का हिस्सा भी इमेज में दिखेगा। एक्रीशन डिस्क से आई हुई लाइट टॉप की तरफ मुड़ जाती है और फिर हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचती है, तो हमें चीजें कुछ ऐसी दिखती हैं। इस तरह क्या होता है कि नीचे वाली एक्रीशन डिस्क की लाइट भी बैंड हो जाती है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और ऐसे ही ब्लैक होल की इमेज दिखाई गई थी इंटरस्टेलर में। लाइट एक्रीशन डिस्क के टॉप से ठीक यहां से मुड़कर ब्लैक होल के पीछे चक्कर लगाकर नीचे एक थिन लेयर बना देगी, जिससे हमें ये बिलो वाली हाफ सर्कुलर रिंग मिलेगी। ये फोटॉन से बनी हुई होती है। सेम इसी तरह यहां नीचे से लाइट ब्लैक होल के पीछे जाकर ऊपर हाफ रिंग बना देती है और ये रिंग इसी वजह से बनती है। तो ब्लैक होल के करीब से वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक शानदार साइंस का अजूबा। एक और इफेक्ट जिसे ध्यान में रखना जरूरी है वो ये है कि इस एक्रीशन डिस्क में मौजूद मैटर काफी स्पीड से ब्लैक होल के चक्कर लगाता है, लाइट की स्पीड का कुछ %। तो अगर मैटर हमारी ओर मूव कर रहा होता है तो वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा कंपेयरिंग जब वो हमसे दूर जा रहा होगा। इसे ही रिलेटिविस्टिक बीमिंग या डॉपलर बीमिंग कहते हैं। इसीलिए इमेज का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों से ज्यादा ब्राइट दिखता है और इसीलिए इमेज में ये एक ब्राइट स्पॉट मिलता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक ब्लैक होल की इमेज में आप क्या देख रहे होते हो।